दोस्तों, माइकल जैक्सन, ये नाम सुनते ही एक चमकता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जो न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह था, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोशनी के पीछे एक ऐसी जिंदगी छिपी थी जिसमें ताली बजाने वालों की भीड़ तो थी, लेकिन सच्चा सुकून कहीं खो गया था। उसकी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर दर्जनों इंजेक्शन के निशान पाए गए थे। जी हाँ, अब एक सुपरस्टार की बॉडी पर इतने निशान का एक साथ होने कई सवाल खड़ा करता है। माइकल की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब उसने ऑक्सीजन चैम्बर में सोना शुरू कर दिया। उनके ऊपर कई बार बच्चों को मॉलेस्ट करने से लेकर ड्रग्स का सेवन करने तक के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब सच था या फिर उसे बदनाम करने की एक सोची समझी चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माइकल जैक्सन की मौत सच में हो चुकी है या वो आज भी किसी कोने में जिंदा है? क्योंकि माइकल जैक्सन की मौत के वक्त कई ऐसे सबूत मिले जिससे यह साफ साबित होता है कि माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है। उनके मौत के बाद जब उनके घर की जांच शुरू हुई तो वहां पर ऐसी ऐसी चीज पाई गई, इसके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइकल जैक्सन की जिंदगी के उन छुपे पहलुओं के बारे में जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। साथ ही हम आपको माइकल जैक्सन के जिंदा होने के कई ऐसे सबूत देने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद आप भी उनकी मौत पर शक करना शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। दोस्तों, माइकल जैक्सन की कहानी शुरुआत होती है अमेरिका के इंडियाना राज्य के एक छोटे से शहर गैरी से। एक बेहद सामान्य सा परिवार 10 बच्चों के साथ एक मामूली घर में जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली फैमिली में कुछ असाधारण जरूर था। माइकल के पिता जोसेफ जैक्सन और मां कैथरीन जैक्सन दोनों म्यूजिक बैकग्राउंड से थे। पिता एक लोकल बैंड द फैल्कन्स के लीड सिंगर रह चुके थे और मां चर्च में गॉस्पेल सिंगिंग किया करती थीं। घर के माहौल में हर तरफ संगीत की लहरें बसी थीं और यही वो पहली चिंगारी थी जिसने माइकल को अलग बना दिया। बचपन से ही माइकल के कानों ने सुरों की भाषा समझ ली थी। उसकी आंखों में गानों की दुनिया बस गई थी। पिता अपने बेटों को संगीत सिखाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करवा रहे थे, लेकिन यह मेहनत कहीं ना कहीं प्यार से ज्यादा डर की छांव में पल रही थी। माइकल ने कभी बचपन नहीं जिया। वो स्कूल से लौटता तो खेलने के बजाय स्टूडियो में घुसा दिया जाता था। जब तक हर बीट सही ना हो, हर मूव एकदम परफेक्ट ना हो, उसे खाना नहीं मिलता था। जोसेफ जैक्सन एक सख्त और गुस्सैल इंसान थे। वो मानते थे कि बच्चों को अगर स्टार बनाना है तो उन्हें लोहे की तरह तपाना होगा। वो बच्चों को बेल्ट से मारते थे, छोटी छोटी गलती पर चीखते चिल्लाते और माइकल को बार बार कहते कि अगर तू फेल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माइकल उस वक्त सिर्फ 5 साल का था जब उसने अपने भाइयों के साथ स्टेज परफॉर्म करना शुरू किया और जल्द ही द जैक्सन 5 नाम के इस ग्रुप ने लोकल स्टेज से निकलकर अमेरिका की निगाहों में जगह बना ली। इसके बाद सबसे पहले उन्हें मोटाउन रिकॉर्ड्स से पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर इसके बाद उनके जीवन में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। जैक्सन 5 के गाने आई वॉन्ट यू बैक और ABC सुपरहिट हो गए और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मासूमियत और एनर्जी से स्टेज पर आग लगा सकता है। लेकिन कैमरों की चमक के पीछे एक बेहद थका हुआ और टूटा हुआ बच्चा था जिसकी नींद हर रात सिर्फ डांट और परफेक्शन के प्रेशर में उड़ जाती थी। माइकल को समझ ही नहीं आया कि वो बच्चा है या मशीन। वो कभी किसी के साथ खेलने नहीं गया। उसे स्कूल के दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं थी। उसका सारा वक्त रियाज, रिकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस में बीतता गया और जब उम्र थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों ने उसका अलग अंदाज देखना शुरू किया। वो अपने भाइयों से हटकर सोलो करियर की ओर बढ़ने लगा। 1979 में ऑफ द वॉल एल्बम ने उसे बतौर सोलो आर्टिस्ट एक नया मुकाम दिलाया। गाने जैसे डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ और रॉक विथ यू ने माइकल को ग्लोबल पहचान दिलाई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। माइकल हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहता था और इसी जुनून में उसने 1982 में थ्रिलर एल्बम रिलीज की, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। थ्रिलर सिर्फ एक एल्बम नहीं था, वो एक क्रांति थी। हर गाना हिट, हर वीडियो आइकॉनिक और माइकल खुद अब सिर्फ सिंगर नहीं, एक लेजेंड बन चुका था। उसकी चाल, उसकी डांसिंग स्टाइल, खासकर मूनवॉक ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। लेकिन यहां से एक ऐसा दौर शुरू होता है जहां पॉप का ये किंग अपनी पहचान खोने लगता है। थ्रिलर की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने माइकल को पागलपन की हद तक परफेक्शनिस्ट बना दिया। वो हर चीज पर कंट्रोल चाहता था। उसके चारों तरफ के लोग अब उसे इंसान नहीं, सुपरह्यूमन समझने लगे थे और माइकल भी अब खुद को एक आम इंसान नहीं बल्कि एक मिशन मानने लगा था। वो रातों में सो नहीं पाता था। उसे स्किन की बीमारी विटिलिगो ने पकड़ लिया था, जिससे उसका चेहरा सफेद होने लगा और मीडिया ने बिना सच्चाई जाने उसे ब्लीचिंग और सर्जरी का शिकार कह दिया। उसकी नाक की सर्जरी पर हजारों जोक्स बने, लेकिन माइकल चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि दुनिया कभी उसकी असली तकलीफ नहीं समझेगी। धीरे धीरे माइकल ने खुद को आम लोगों से काट लिया। उसने अपने घर में ऑक्सीजन चैम्बर बनवाया क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि वो किसी भी वक्त मर सकता है।
उसने पालतू जानवरों से दोस्ती कर ली और इंसानों से दूरी बना ली। उसने अपने लिए एक अलग दुनिया बनानी शुरू की, जिसे नेवरलैंड रैंच कहा गया। नेवरलैंड कोई आम घर नहीं था, वो एक सपना था जहां रोलर कोस्टर थे, थिएटर था, जानवर थे और ढेर सारे बच्चे थे। माइकल वहां बच्चों को बुलाता, उनके साथ खेलता, उन्हें गिफ्ट्स देता और खुद उस बचपन को जीने की कोशिश करता जो उसने कभी जिया ही नहीं था। लेकिन यही नेवरलैंड धीरे धीरे माइकल की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। 1993 का साल माइकल की जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ लेकर आया। एक 13 साल के लड़के जॉर्डन चैंडलर ने दावा किया कि माइकल ने उसके साथ कई बार गलत हरकतें की हैं और यह सब नेवरलैंड रैंच में हुआ था, जहां वो कई बार रुका था। यह खबर लोगों में आग की तरह फैली। पूरी दुनिया हैरान रह गई। जो चेहरा अभी तक मासूमियत और एनर्जी की पहचान था, उस पर ऐसा आरोप किसी को हजम नहीं हो रहा था। माइकल ने इन आरोपों से साफ इनकार किया, लेकिन मीडिया ने मानो उसे पहले ही दोषी घोषित कर दिया। टीवी डिबेट्स, अखबारों की हेडलाइंस, हर जगह एक ही सवाल था, क्या माइकल बच्चों के साथ दुष्कर्म करता है? माइकल इस सदमे से पूरी तरह टूट चुका था। उसके हर कदम पर कैमरे थे, हर शब्द पर शक था। लोग जो कल तक उसे भगवान मानते थे, आज उसे शैतान कहने लगे। लेकिन माइकल ने केस को कोर्ट से बाहर सुलझा लिया और उस बच्चे के परिवार को $23 मिलियन का सेटलमेंट दे दिया। हालांकि कानूनी तौर पर वो कभी दोषी साबित नहीं हुआ, लेकिन समाज की अदालत में वो हार चुका था। अब वो न तो पहले जैसा गा पा रहा था और न ही डांस कर पा रहा था। उसकी आत्मा जैसे किसी ने कुचल दी थी। इस घटना के बाद माइकल का भरोसा दुनिया से उठ गया। वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा। उसने अपने ऊपर और अपने आसपास के लोगों पर कंट्रोल बढ़ा दिया। किसी को भी अपनी जिंदगी में घुसने नहीं देता था। सिर्फ गिने चुने लोग थे जो उसके करीब थे, लेकिन वो भी उसकी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। माइकल का शरीर भी अब साथ छोड़ने लगा था। वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे बुरे सपने आते थे और वो दिन में भी किसी अनजाने डर से कांपता रहता था। डॉक्टरों ने उसके इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसे स्लीपिंग पिल्स देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उसे इस दवाई की आदत बन गई और फिर वो गोलियों के सहारे ही जीने लगा। लेकिन बात सिर्फ नींद की नहीं थी, उसे दर्द से भी राहत चाहिए थी। उसकी स्किन की बीमारी विटिलिगो के कारण वो हर दिन मेकअप करता। उसके चेहरे पर कई सर्जरी हो चुकी थी और अब वो अपनी असल पहचान से दूर जा चुका था। वो आईने में खुद को नहीं पहचान पाता था। अब एक तरफ जहां वो इस सब चीजों की वजह से डिप्रेशन में जा चुके थे, वहीं इन्हीं हालतों के बीच उनके ऊपर फिर एक आरोप लगा। साल 2003 में उनके ऊपर फिर एक नया केस दर्ज हुआ। दरअसल गैविन अर्विजो नाम के एक बच्चे ने फिर से वही आरोप लगाए कि माइकल ने उसके साथ गलत किया है। इस बार मामला कोर्ट तक पहुंचा। मीडिया ने फिर से नंगा नाच शुरू कर दिया। कैमरे अब हर जगह माइकल का पीछा कर रहे थे। वो जहां जाता सवाल उसके पीछे आते। इस बार केस लंबा चला और माइकल को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत के सामने पूरी जिंदगी खोलनी पड़ी। उसे बताया गया कि उसके बेडरूम में क्या था, बच्चों के साथ कैसे समय बिताता था। सब कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड में आया और आखिरकार 2005 में उसे निर्दोष करार दिया गया। लेकिन इस बार भी सच मायने नहीं रखता था। लोगों के मन में जो शक बैठ चुका था वो मिटा नहीं और माइकल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके कंसर्ट्स बंद हो गए, ब्रांड्स ने उससे मुंह मोड़ लिया, फाइनेंशियल हालात भी खराब होने लगे। उसका नेवरलैंड रैंच गिरवी रखना पड़ा और माइकल अब कर्ज में डूब चुका था। अपनों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया। परिवार में दूरियां आ गईं भाई। अब उससे ईर्ष्या करने लगे। पिता ने भी हर बार उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया माना। माइकल को अब कोई ऐसा नहीं दिखता था जिसे वो अपना कह सके। इन सब से बचने के लिए उसने खुद को एक अलग दुनिया में कैद कर लिया। अब वो दिन भर घर में बंद रहता, तरह तरह की दवाएं लेता। डॉक्टरों की टीम उसके इर्द गिर्द रहती, जो हर घंटे उसकी जांच करती। लेकिन ये डॉक्टर अब दोस्त नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो सिर्फ उसकी लत को बढ़ा रहे थे। फिर आया साल 2009। ये वो साल था जिसने एमजे की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। साल 2009 माइकल जैक्सन के लिए एक कमबैक का साल माना जा रहा था। दिस इज इट नाम की कॉन्सर्ट सीरीज की घोषणा हुई, जिसमें एमजे ने 50 शो करने का वादा किया। एमजे खुद इस कॉन्सर्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन साथ ही उनमें एक डर भी था। अंदर ही अंदर एमजे इस बात से घबराए हुए थे कि क्या उनका शरीर अब इतने सारे शो झेल पाएगा। एमजे की तबीयत पहले से खराब चल रही थी और उन्हें नींद नहीं आती थी। वो डिप्रेशन में थे और उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। लेकिन शो का दबाव इतना ज्यादा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तैयारी शुरू की और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर कॉनराड मरे को हायर किया, जो उनके प्राइवेट फिजिशियन बने। डॉक्टर मरे का काम एमजे को फिट रखना था ताकि वो कॉन्सर्ट के लिए तैयार रह सकें। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही डॉक्टर एक दिन एमजे की मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। फिर आया 25 जून 2009 का दिन। एमजे के घर में सुबह का माहौल बहुत सामान्य था। एमजे के बच्चे ऊपर अपने कमरे में थे, एमजे अपने रूम में थे और डॉक्टर कॉनराड मुर्रे भी एमजे के साथ मौजूद थे। एमजे को पिछले कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें आराम नहीं मिल रहा और उनका दिमाग बहुत परेशान रहता है। एमजे को सुलाने के लिए डॉक्टर मरे ने उन्हें कुछ दवाएं दी, लेकिन एमजे का शरीर इन दवाओं के बावजूद
नींद नहीं पकड़ पा रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने एमजे को एक बेहद खतरनाक दवा दी जिसका नाम था प्रोपोफॉल। यह दवा आमतौर पर सर्जरी के दौरान दी जाती है जब मरीज को बेहोश करना होता है, लेकिन एमजे इसका इस्तेमाल नींद लाने के लिए कर रहे थे। डॉक्टर मुर्रे ने एमजे को इंट्रावेनस इंजेक्शन के जरिए प्रोपोफॉल दी और एमजे कुछ ही समय में सो गए। सुबह करीब 11:51 पर डॉक्टर मरे को एहसास हुआ कि एमजे की सांसें नहीं चल रही हैं। उनका शरीर शांत पड़ा था, उनकी पल्स नहीं मिल रही थी। डॉक्टर घबरा गए और उन्होंने सीपीआर शुरू किया। उन्होंने एमजे को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने फौरन एमजे के बॉडीगार्ड को बुलाया और उससे कहा कि 911 पर कॉल करें। कॉल करने के बाद ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टीम एमजे के घर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एमजे का शरीर पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुका था और उन्हें तुरंत यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, उन्हें इंजेक्शन दिए गए, लेकिन एमजे को दोबारा जिंदगी में वापस नहीं लाया जा सका। और 25 जून 2009 को दोपहर 2:26 पर माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया गया। यह न्यूज बाहर आते ही मानो पूरी दुनिया थम सी गई। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, सड़कों पर लोग रोने लगे। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर किसी के दिल में एक खालीपन था, क्योंकि पॉप का राजा अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी भीड़ के शोर में कुछ आवाजें ये भी उठने लगीं कि क्या सच में यह सिर्फ एक्सीडेंट या सोचो समझी साजिश। इसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और उनके बॉडी की ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के आने के बाद साबित हुई कि एमजे की मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि मेडिकल नेग्लिजेंस और लापरवाही का नतीजा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि एमजे के शरीर में एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोपोफॉल और बेंजोडियाजेपाइंस पाई गई थी। इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए जानलेवा होता है, खासकर तब जब उसे लंबे समय तक लगातार दिया जाए। एमजे का शरीर पहले से ही कमजोर था और लगातार इस तरह की दवाएं लेना उनके लिए काफी डेंजरस साबित हुआ। उन्होंने दवाओं के जरिए सुकून पाने की कोशिश की, लेकिन यह सुकून उन्हें हमेशा की नींद में बदल गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि एमजे के शरीर पर इंजेक्शन के कई निशान थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें ये दवाएं बार बार दी जा रही थीं। एमजे की नींद की बीमारी और उनके मानसिक तनाव ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया था कि वो डॉक्टर की बातों पर पूरी तरह निर्भर हो चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमजे खुद इन दवाओं की मांग कर रहे थे या डॉक्टर मरे ने यह सब अपनी मर्जी से किया। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मरे को एमजे ने खुद हायर किया था, इस उम्मीद में कि वो उन्हें फिट रखेगा। लेकिन अब वही डॉक्टर एमजे की मौत का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। पुलिस ने जब डॉक्टर मरे से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने माना कि उन्होंने एमजे को प्रोपोफॉल दी थी, लेकिन वो इसे एमजे की मांग बता रहे थे। उनका कहना था कि एमजे को कई सालों से नींद नहीं आती थी और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर एमजे बार बार एक खतरनाक दवा मांग रहे थे तो क्या डॉक्टर को उन्हें मना नहीं करना चाहिए था। क्या हिपोक्रेटिक ओथ यही कहती है कि मरीज की जान से खेला जाए या फिर उसका इलाज सुरक्षित तरीकों से किया जाए। डॉक्टर मरे ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 25 मिलीग्राम प्रोपोफॉल दी थी, लेकिन एमजे की बॉडी में जो मात्रा मिली वो कहीं ज्यादा थी, जिससे यह साफ हुआ कि यह दवा लगातार और बड़ी मात्रा में दी जा रही थी। 2011 में डॉक्टर कॉनरेड मरे पर अदालत में केस चला। उन पर माइकल जैक्सन की मौत के लिए इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का केस दर्ज हुआ, यानी एक ऐसा गैर इरादतन अपराध जिसमें किसी की जान चली जाती है। केस में एमजे की बॉडी से जुड़ी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स सबूतों के तौर पर पेश की गई और एमजे के घर से मिली दवाओं की पूरी लिस्ट भी सामने लाई गई। एमजे के घर के अंदर आईसीयू जैसी हालत थी, मशीनें, ड्रिप्स और इंजेक्शन। एमजे का पूरा कमरा किसी हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। डॉक्टर मरे ने जो सबूत दिए वो कमजोर साबित हुए और जज ने माना कि डॉक्टर ने एमजे के साथ लापरवाही की। वो दवाओं को सुरक्षित ढंग से देने में नाकाम रहे। उन्होंने एमजे की हालत को मॉनिटर नहीं किया और जब एमजे की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने देर से 911 को कॉल किया, जो एक और गंभीर गलती थी। 7 नवंबर 2011 को डॉक्टर कॉनराड म्यूरे को दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में भीड़ कम करने की पॉलिसी के कारण उन्हें सिर्फ 2 साल में रिहा कर दिया गया। हालांकि उनकी मौत के बाद कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि माइकल की मौत सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। कुछ का मानना था कि उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिन्हें पब्लिक करना खतरे से खाली नहीं था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि माइकल की म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी ताकत हो गई थी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट उसे हटाना चाहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि एमजे इल्यूमिनेटी का शिकार हुआ। इल्यूमिनेटी एक ऐसा हिडन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो पावरफुल लोगों को कंट्रोल करता है और एमजे के म्यूजिक में कई बार ऐसे मैसेज देखने को मिले हैं जिन्हें इल्यूमिनेटी के खिलाफ बताया गया। एमजे का गाना दे डोंट केयर अबाउट अस एक ऐसा गाना है जिसे कई लोग इल्यूमिनेटी विरोधी मानते हैं। इस गाने के वीडियो और शब्दों में एमजे एक सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। एमजे ने एक बार कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कुछ गलत हो रहा है और वो इसे सामने लाना चाहते हैं। एमजे ने सोनी म्यूजिक और उनके सीईओ टॉमी मोटोला पर भी कई बार आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री काले लोगों का शोषण कर रही है
और एमजे खुद को इसका शिकार मानते थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री गुलामों की तरह ट्रीट करती है और वो इसे तोड़ना चाहते हैं। एमजे की यही बातें और उनका रिबेलियन एटीट्यूड कुछ लोगों को बहुत खटक रहा था, क्योंकि वो अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि एक आइडल बन चुके थे जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा था। एमजे की बहन लाटोया जैक्सन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके भाई की मौत एक षड्यंत्र था। उन्होंने साफ कहा कि एमजे के आसपास मौजूद कई लोग उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। एमजे करोड़ों डॉलर के मालिक थे और उनकी म्यूजिक लाइब्रेरी बेहद कीमती थी। उनकी मौत के बाद सोनी और अन्य कंपनियों को उनके गानों के राइट्स मिल गए और एमजे की एस्टेट से बहुत पैसा कमाया गया। इससे लोगों के शक और गहरे हो गए कि क्या एमजे की मौत प्लान की गई थी ताकि उनकी प्रॉपर्टी को आसानी से हड़पा जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक और खौफनाक थ्योरी ये कहती है कि शायद वो मरा ही नहीं। माइकल की मौत के बाद कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें दावा किया गया कि माइकल को एम्बुलेंस से जिंदा बाहर निकलते देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि माइकल एल्विस प्रेस्ली की तरह अपनी मौत का नाटक कर रहा है ताकि वो भीड़ भरे जीवन से छुटकारा पा सके। इन थ्योरीज ने माइकल की मौत को एक रहस्य बना दिया और आज भी लाखों लोग मानते हैं कि शायद माइकल कहीं जिंदा है। उसके अंतिम संस्कार की तस्वीरें कभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आईं। उसके ताबूत को हमेशा बंद रखा गया और कुछ नजदीकी लोगों के मुताबिक माइकल की बॉडी वैसी दिखती ही नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन जो सच सबके सामने था वो ये कि दुनिया ने अपना सबसे बड़ा एंटरटेनर खो दिया था। एक ऐसा कलाकार जो सिर्फ गाता नहीं था, वो अपनी आत्मा से परफॉर्म करता था। उसके डांस स्टेप्स सिर्फ हिलते हुए पांव नहीं थे, वो एक क्रांति थे। माइकल की मौत के बाद उसकी एल्बम्स की बिक्री आसमान छू गई। उसके पुराने वीडियो फिर से ट्रेंड करने लगे। उसके नाम पर डॉक्यूमेंट्री बनी दिस इज इट, जिसने दिखाया कि आखिरी दिनों में वो अपनी वापसी के लिए किस तरह मेहनत कर रहे थे। उसकी फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही पक्की है जितनी उसके जिंदा रहते थी। उसके जन्मदिन पर लाखों लोग उसकी मूर्तियों के आगे मोमबत्तियां जलाते हैं। कुछ फैंस आज भी नेवरलैंड के बाहर खड़े होकर उसके लौटने का इंतजार भी करते हैं। माइकल जैक्सन का सफर सिर्फ एक पॉप स्टार का सफर नहीं था, वो एक इंसान था जो बचपन से ही टॉर्चर झेल रहा था। एक ऐसा इंसान जो भीड़ के बीच सबसे अकेला था, जो पूरी दुनिया के लिए छांद बन गया लेकिन खुद के लिए कभी रोशनी नहीं बन पाया। वो मासूमियत जिसने लोगों को उसका दीवाना बनाया, वही मासूमियत कुछ दरिंदों ने उसकी कमजोरी बना दी। आज माइकल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका संगीत उसकी धड़कन की तरह इस दुनिया में गूंजता है। जब भी कोई बच्चा डांस करता है और उसका पहला स्टेप मूनवॉक होता है तो लगता है जैसे माइकल लौट आया। और शायद वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच है, एक म्यूजिक नोट में, एक डांस बीट में, एक मासूम मुस्कुराहट में। तो दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी भरा या इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और स्टोरीज लाने का। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है या आप माइकल जैक्सन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, खुलकर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इस सुपरस्टार की असली जिंदगी के बारे में जानने को मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। These my dollars make it hurt.